वेलकम व्यूअर्स, बहुत लंबे समय के बाद हम लोग आज मिल रहे हैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर और मुझे लगता है कि ये सही समय है इन चीज़ों को डिस्कस करने का। हमें आज पहले चैप्टर के तौर पर डिस्कस करना है वॉइस को। आपको भी पता है कि वॉइस वगैरह जो है ये वैसे चैप्टर्स होते हैं जो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। मैं चाहता हूँ कि इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से डील करने के लिए बेहतर ये है कि पहले इसके बेसिक कंपोनेंट्स को हम समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या जो है इनमें चीज़ें हैं। इन वॉइस के चैप्टर को हमें यहाँ डिस्कस करना है काफ़ी एडवांस लेवल का, इसलिए ये बेहतर है कि पहले हम ये देख लें कि इसकी जो शुरुआती चीज़ें हैं वो हमें अच्छे से समझ में आ रही हैं कि नहीं। वहीं पे अगर चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो फिर आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इस चैप्टर में, क्योंकि जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ वो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे हम कि कोई सेंटेंस जो है वो एक्टिव में है या पैसिव में है। आपको भी पता है कि सेंटेंसेस जो है इसमें दो तरह के होते हैं, एक को हम एक्टिव वॉइस और दूसरे को पैसिव वॉइस के तौर पे लेते हैं। देखिए, इन दो चीजों को जानना बेहद जरूरी है, डूअर और सब्जेक्ट। अगर कोई ऐसा सेंटेंस हमने लिख रखा है जिसका सब्जेक्ट डूअर है तो इसका मतलब वो सेंटेंस कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं होगा। ठीक है, जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर भी होता है उस सेंटेंस को हम लोग कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं मान सकते। ये सेंटेंसेस जब भी होंगे एक्टिव ही माने जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके। ये तीन सेंटेंसेस हमारे पास हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ खास वर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे यहाँ है आस्क्ड, यहाँ है वॉन, यहाँ है हैव बॉट। हमें पता है कि आस्क जो वर्ब है इसका डूअर है ही, वॉन जो वर्ब है इसका डूअर है दे, हैव बॉट जो वर्ब है इसका डूअर है आई। तो हम देख सकते हैं कि ये तीनों सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो इन तीनों वर्ब्स के डूअर भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंसेस जो है कभी भी पैसिव में नहीं होंगे। सेंटेंसेस का एक्टिव में होने का मतलब साफ है कि इनके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो डूअर होंगे उस वर्ब के जो हमने यहाँ पे रखे हैं। अब ये तो हो गई एक्टिव की पहचान। अब कैसे ये पहचानेंगे कि सेंटेंस हमारे पैसिव में होंगे। पैसिव सेंटेंसेस के लिए जरूरी ये है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो डूअर ना हो। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके भी। ये तीन सेंटेंसेस हमने ले रखे हैं यहाँ पे ये समझने के लिए कि ये सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। देखिए, पहले हम देखते हैं कि इन तीनों सेंटेंसेस के वर्ब्स कौन हैं। was broken एक वर्ब, was shot दूसरी वर्ब, has been chopped तीसरी वर्ब। अब हमें ये देखना है कि इन तीनों वर्ब्स के लिए जिन सब्जेक्ट का इस्तेमाल हमने किया है क्या वाकई ये सब्जेक्ट्स इन एक्शन को करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ was broken तोड़ दी गई,
चेयर ऑब्वियसली तोड़ने का काम तो नहीं कर सकता। इसका मतलब साफ है कि ये जो सब्जेक्ट हमने रखा है यहाँ पे, ये इस एक्शन का डूअर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंसेस हमारे पैसिव वॉइस में होंगे। वाज शॉट, अब देख रहे हैं कि ये जो बर्ड लिखा हुआ है, बर्ड जो है वो शॉट नहीं कर सकता। शॉट करने का काम जो है वो किसी बर्ड का नहीं है। हंटर जो है बर्ड को शॉट कर सकता है, लेकिन बर्ड जो है शॉट नहीं कर सकता किसी को। इसका मतलब कि ये जो एक्शन यहां हमने देखा है वाज शॉट, इस एक्शन को करने वाला बर्ड नहीं है। इसका मतलब ये डूअर है नहीं, ये भी सेंटेंस पैसिव वॉइस। हैज बीन चॉप्ड, चॉप का मतलब होता है कट डाउन, काट डालना, ठीक है। तो आपको भी पता है कि ये जो पेड़ है वो किसी भी हालत में चॉप करने का काम नहीं कर सकता। पेड़ को जो है काटा जरूर जा सकता है, लेकिन पेड़ जो है किसी को नहीं काट सकता। इसका मतलब साफ साफ है कि ये जो तीनों वर्ब्स हमने रखे हैं यहाँ पे, किसी भी सूरत में ये सब्जेक्ट्स जो है इन एक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते। इसका मतलब साफ कि ये तीनों डूअर नहीं है। जब ये डूअर नहीं है तो इसका मतलब ये लो सेंटेंस पैसिव वॉइस में। अब एक चीज और, अगर ये डूअर नहीं, अगर ये डूअर होते तो ये सारा काम जो है ये सब्जेक्ट्स कर रहे होते। चूंकि डूअर नहीं है इसलिए ये काम ये नहीं कर सकते। एक दूसरे तरीके से इसको आप समझ सकते हैं, ये जो एक्शन है इसका इफेक्ट पड़ा है चेयर पे, क्योंकि तोड़ा गया है किसको, चेयर को। गोली मारी गई है किसको, बर्ड को। काटा गया है किसको, ट्री को। इसका मतलब पैसिव वॉइस की एक पहचान ये भी है कि ये जो एक्शन होते हैं इनका सीधा इफेक्ट पड़ता है किस पर, आने वाले सब्जेक्ट पर, जो कि डूअर नहीं होता है। ठीक है, ये बात तो आप भी समझ रहे होंगे। अब हम ये बात पता कर लेते हैं कुछ और सेंटेंसेस की मदद से कि क्या वाकई ऐसा होता है। एक बार फिर से इन तीनों वर्ब्स को हम देख लेते हैं कि वाकई ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो इनको परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं। was killed, has been invited, will be punished, ये तीन वर्ब्स हमारे पास फिर से हैं। अब हम देखते हैं इनको कि ये एक्शन ये परफॉर्म करेंगे। आपके दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि ये जो वर्ब है हमारे पास has been invited, will be punished और was killed, अब मारने का काम तो क्रिमिनल कर ही सकता है, आमंत्रित करने का काम वह कर सकता है, पनिश करने का काम वे लोग कर सकते हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव सेंटेंस तभी बना पाएगा जब ये डूअर हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये डूअर है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन हमने रखा है इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये सब्जेक्ट जो है इस काम को कर पाए। अब हम एक चीज देख लेते हैं। देखिए, जो पैसिव होती है, पैसिव वर्ब जो होती है उसको हम मानते हैं B प्लस V3। जितने भी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होंगे उनमें B के साथ V3 अगर होगा तो भले ही हम यहाँ डूअर जैसा कुछ रख लें, वो सेंटेंस पैसिव ही कंसीडर किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि वाज जो है वो बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म जिन्हें पता नहीं है वो समझ लें, बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर। तो बी की फॉर्म हम यहां देख सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि किल्ड, V3 लगा हुआ है। तो बी के साथ V3 लगने का मतलब साफ है कि ये जो एक्शन हुआ है इस एक्शन को करने वाला क्रिमिनल नहीं है, बल्कि ये एक्शन जो है इस पे पड़ा हुआ है। अब यहां देखते हैं बी का ही एक रूप है बीन, और इसके साथ हमने दे रखा है इनवाइटेड V3।
इसका मतलब ये सेंटेंस एक बार फिर से पैसिव वॉइस में चला गया। इसका मतलब हैज बीन इनवाइटेड का मतलब ये हुआ कि इसने इनवाइट नहीं किया किसी को, बल्कि इसी को इनवाइट किया गया है। दूसरी तरफ देख रहे हैं बी यहाँ पे भी दिख रहा है हमें, और बी के साथ यहाँ पे V3 दिखा, पनिश्ड। इसका मतलब साफ है कि दे जो है ये डूअर नहीं हो सकता, बल्कि इस एक्शन का इफेक्ट जो है पड़ा है दे पर। इसका मतलब साफ हुआ कि अगर हम कोई ऐसा सब्जेक्ट रख रहे हैं जो कि डूअर ना हो, तो ये सेंटेंस जो है हमेशा पैसिव वॉइस में ही होंगे। और इस बात का पता कैसे चलेगा कि ये डूअर है या नहीं है, वो इस तरह से कि अगर हमारे सेंटेंस में बी के साथ कोई भी V3 लगी है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि ये जो है सब्जेक्ट आपका काम करने वाला नहीं है, बल्कि इसी पर किसी काम का किया जाना जो है दिखाई देता है। ठीक है, अब हम कुछ चीजों को देख लेते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में है। कुछ फॉर्म्स यहाँ पे हैं पैसिव फॉर्म के, वो हम देख लेते हैं पहले। पैसिव वॉइस को पहचानने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि हमें बी के तमाम फॉर्म्स की जानकारी होनी चाहिए, और अगर हमें बी के तमाम फॉर्म्स की जानकारी है तो हम आसानी से पैसिव वॉइस को समझ सकते हैं। देखिए बी के फॉर्म्स हैं इज, एम, आर, वाज, वर। अगर हम इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं तो ये सेंटेंसेस को ऑब्वियसली बदल देंगे किसमें, पैसिव फॉर्म में। जैसे ही ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बदलेगा, इसका मतलब साफ हो जाएगा कि आपका जो सब्जेक्ट रखा जाएगा वो कभी भी एक्टिव नहीं होगा, बल्कि वो पैसिव फॉर्म में चला जाएगा। पहली चीज याद रखिएगा, इज, एम, आर ये प्रेजेंट बी के फॉर्म है, और वाज, वर पास्ट बी के फॉर्म है। जब कभी भी इनका यूज हम करेंगे V3 के साथ, तो हमें जो है ये मानना पड़ेगा कि ये सेंटेंस को जो है पैसिव वॉइस में चेंज कर देगा। कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। These children इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, आर हम यहाँ देख सकते हैं कि बी की फॉर्म है, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टीच का थर्ड फॉर्म टॉट रखा गया। तो बी के साथ V3 यहाँ देने का मतलब सीधा हो गया कि अब ये सेंटेंस जो है हो गया किसमें, पैसिव वॉइस में। दूसरी तरफ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है द मैन, द मैन के बाद वाज यहाँ रखा गया बी का फॉर्म। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो किडनैप रखा गया ये V3 है। इससे ये भी साबित हो गया कि ये सेंटेंस भी जो है आपका पैसिव वॉइस में, क्योंकि मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया कि बी अगर कहीं रखा हुआ है और इसके साथ V3 आप रखेंगे तो सेंटेंस को ऑब्वियसली पैसिव फॉर्म में जो है आपको समझना होगा। अब कुछ और चीजें देखते हैं। बी की और भी फॉर्म हो सकती है, जरा ध्यान से समझिएगा। बी की एक फॉर्म होती है बीइंग, एक फॉर्म होती है बीइंग। अब ये दोनों जो फॉर्म है, आपको एक चीज और समझनी चाहिए कि बी का ये जो बीइंग फॉर्म होता है इसका आईएनजी फॉर्म है ये। और आपको भी अच्छे से पता है कि कभी भी हम आईएनजी फॉर्म में वर्ब्स को तभी रख पाएंगे जब हमारे पास इज, एम, आर, वाज और वर का इस्तेमाल किया जाए।
जब तक इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तब तक हम बीइंग का यूज नहीं कर पाएंगे। और वही बात इसके साथ भी है। बीन को बी का V3 माना जाता है और बीइंग को बी का V4 माना जाता है। आपको भी पता है, टेंसेस वगैरह आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे ये बात कि वर्ब में आईएनजी जोड़ने के लिए हमें इज, एम, आर, वाज, वर की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ बीन का इस्तेमाल यानी कि जब कभी भी हम लोग V3 का प्रयोग करते हैं तो इसके लिए हमें हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब तक इनका यूज नहीं करेंगे V3 का प्रयोग नहीं होगा। जब तक इनका प्रयोग नहीं करेंगे वर्ब में आईएनजी जोड़ने का काम नहीं हो सकता। इसलिए अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स को ताकि ये समझ पाए अच्छे से कि क्या होता है। देखिए, देखिए इज हमें दिखा, इसके साथ हम देख रहे हैं कि बी का आईएनजी फॉर्म बीइंग रखा हुआ है और इस बीइंग के बाद हम देख रहे हैं कि ये टीच का थर्ड फॉर्म टॉट है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हैज, इसके साथ V3 दे दिया गया बीन और इसके बाद फिर से हमने एक V3 दे रखा है जो एक्शन वर्ब है। ये मतलब इसका ये हुआ कि बी का ये फॉर्म दोनों है, बीइंग भी बी का फॉर्म है, बीन भी बी का फॉर्म है। मतलब साफ कि अगर इनके साथ अगर हमने किसी दूसरे V3 का इस्तेमाल किया तो जाहिर है ये सेंटेंस को जो है पैसिव में बना देंगे। बी की फॉर्म बीइंग, बी की फॉर्म बीन, इसके साथ देखिए टॉट लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है डिमोलिश्ड। इसका मतलब साफ हुआ कि ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस जो है पैसिव वॉइस में चले गए। और साथ ही ये भी समझ लीजिए कि ये जो चैप्टर है और यहाँ पे दैट बिल्डिंग है, ये इस एक्शन के डूअर नहीं हो सकते। अगर ये डूअर होते तो यहां से बीइंग या बीन को हटाना होता हमें, तब भी जो है सेंटेंस जो है पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहां उस स्थिति में हमें किसी डूअर को रखना पड़ता। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है, यहां से बीन और बीइंग को हटाएंगे तो भी ये संभव नहीं है कि ये सेंटेंसेस एक्टिव में हो जाए। इसको कुछ और बेहतरीन ढंग से आप समझ लीजिए। देखिए ये दो सेंटेंसेस हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। बीन यहां रखा गया बी की फॉर्म, बीन यहां भी रखा गया बी की फॉर्म, दोनों बी की ही फॉर्म है। लेकिन अब एक चीज देखिए यहां से, इसके बाद हमने रखा इनवाइटेड V3, इसके बाद रखा किल्ड V3। दोनों जो है V3 है, दोनों जगह बी की फॉर्म लगी है, तो कायदे से इसको हम पैसिव तो कंसीडर कर ही सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर एक छोटा सा काम इसमें से कर दें हम तो ये सेंटेंस एक्टिव भी हो सकते हैं। यहां से आप बीन को हटाइए, यहां से भी आप बीन को हटाइए। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि सेंटेंस आपके एक्टिव हो गए। दिस पर्सन हैज इनवाइटेड, इसका मतलब अब ये आदमी जो है इनवाइट करने का काम करेगा। बीन रखेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस पर्सन को ही इनवाइट किया गया। इस सेंटेंस की भी हालत यही है, ही हैज किल्ड, इसका मतलब ये हो गया कि मारने का काम इसने किया है। अगर इस बीन को हम छोड़ दें तो इसका मतलब सीधा ये हो जाएगा कि इसी को मार डाला गया। ठीक है। ये चीजें जो है आप आसानी से कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। अब तक के क्लास में जो कुछ भी हमने पढ़ाया है इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर हमारा सब्जेक्ट डूअर भी है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सेंटेंस एक्टिव होगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट
डूअर नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस की हाइटेंड पॉसिबिलिटी है कि वो पैसिव में हो जाए। अब बात करेंगे कि क्या हर एक सेंटेंस जो हम लोग देखते हैं उसका पैसिव बनाया जा सकता है या नहीं। क्या तमाम सेंटेंसेस जो हम लोग देखते हैं उसके पैसिव बनाए जा सकते हैं या नहीं, इस बात पे चर्चा करेंगे। अगर ये चीज आपको जाननी है तो एक चीज आप समझ लीजिए, पैसिव वॉइस हम सिर्फ उन सेंटेंसेस का बना पाएंगे जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल किया जाए। वर्ब की दो कैटेगरी है, एक होती है ट्रांजिटिव, दूसरी होती है इंट्रांजिटिव। हम दो वर्ब्स यहां देख सकते हैं, एक होती है ट्रांजिटिव, एक होती है इंट्रांजिटिव। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव होती है, कौन सी इंट्रांजिटिव होती है। आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए, ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा जो है एक ऑब्जेक्ट ढूंढेगा अपने बाद, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है हम नहीं दे पाएंगे। अच्छा, वर्ब अगर लिखा जाए, अगर सेंटेंसेस लिखा जाए तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि ये वर्ब जो है हमारा ट्रांजिटिव है, ये वर्ब हमारा इंट्रांजिटिव है। इसको समझने के लिए आप अच्छे से समझ लीजिए, जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी वो या तो व्हाट का जवाब देगी या फिर होम का, लेकिन इन दोनों को छोड़कर बाकी सबसे जिसका जवाब मिलेगा व्हेन, वेयर, हाउ, वो सब के सब जो है इंट्रांजिटिव में ही जाएंगे। अगर आपको ये समझना है कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन होती है तो आपको ये सिंपल समझना पड़ेगा कि वैसी तमाम वर्ब्स जिनसे हम व्हाट या हुम का रिप्लाई ढूंढ सकते हैं वो होती है ट्रांजिटिव, और जिन वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई नहीं मिलेगा वो हो जाएगी इंट्रांजिटिव। ये बातें तो कहने की हैं, एग्जाम्पल से बेहतर ढंग से आप समझेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा इन चीजों को। देखिए, एक चीज समझ लेते हैं पहले यहां से। वर्ब हमारे पास है सेल्स, बॉट, लीव, रन्स। अब हमें ये देखना है कि यहां पे कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव है। ध्यान से समझिए, ही सेल्स। अब सेल करने का काम हो रहा तो जरूर पूछा जाएगा कि क्या बेचा जाता है। ही सेल्स व्हाट, व्हाट डज ही सेल। इसका जवाब है व्हाट का जवाब तो मिल रहा है। आई बॉट, मैंने खरीदा, डेफिनेटली आप पूछेंगे व्हाट, जवाब है एपर्स, व्हाट का जवाब मिला। व्हाट का जवाब दोनों वर्ब दे रहा है, सेल और बॉट। इसका मतलब साफ हो गया कि ये दोनों वर्ब जो है ट्रांजिटिव है। लेकिन अब यहां देखिए, दे लीव, आप कभी भी नहीं पूछेंगे वे लोग क्या रहते हैं, वे लोग किसको रहते हैं, आप कभी नहीं पूछेंगे। दे लीव, वे लोग रहते हैं। यू विल आस्क वेयर, कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये पूछा जाएगा। जवाब है पीसफुली। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पीसफुली लिखा हुआ है ये है एक एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। ही रन्स, वह दौड़ता है। पूछेंगे ना कैसे दौड़ता है, क्या दौड़ता है नहीं पूछेंगे कभी भी। इसका मतलब साफ है कि इससे क्या का जवाब तो नहीं मिलने वाला। क्या का जवाब नहीं मिलेगा तो ये लोग, अब ये वर्ब जो है इंट्रांजिटिव हो जाएगी, ये वर्ब भी इंट्रांजिटिव हो जाएगी। अब एक चीज समझना, वैसे ही सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस बना पाओगे जिस वर्ब को आप ट्रांजिटिव कंसिडर करते हैं।
इंट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बनाए जाएंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी होगी आज, ठीक है। अब एक चीज देखना है यहां से, ट्रांजिटिव वर्ब भी जो हम लोग रखेंगे ये दो प्रकार के होंगे, एक होगी मोनोट्रांजिटिव, एक होगी डाइट्रांजिटिव। सिंपली आप समझ लेना, मोनोट्रांजिटिव हम उस ट्रांजिटिव वर्ब को कहेंगे जो कि सिंगल ऑब्जेक्ट लेता है, सिंगल ऑब्जेक्ट। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं डाइट्रांजिटिव। डाइट्रांजिटिव हम उस ट्रांजिटिव वर्ब को कह पाएंगे जिसके साथ आप डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन मोनोट्रांजिटिव है कौन डाइट्रांजिटिव है। जरा देखिएगा, दो सेंटेंसेस। ही वॉच्ड, उसने देखा। यू विल आस्क व्हाट, क्या देखा, क्या के जवाब में आया ना, क्या के जवाब में आया ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आप देख लो, अगर इसको हम वर्ब मान लेंगे यहां से तो इसके बाद आने वाला सिंगल ऑब्जेक्ट ही है ना। अगर ये सिंगल ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये जो ट्रांजिटिव वर्ब हम देख रहे हैं ये हो जाएगी मोनोट्रांजिटिव। लेकिन अब यहां देखिए, शी गिफ्टेड, उसने गिफ्ट किया। पूछेंगे ना क्या गिफ्ट किया है, तो क्या गिफ्ट किया गया है, कार गिफ्ट किया गया है। व्हाट के रिप्लाई में आया एक ऑब्जेक्ट। अच्छा, शी गिफ्टेड ए कार, उसने गिफ्ट किया एक कार। किसको गिफ्ट किया, मी को किया। तो अब इसका मतलब ये होम का रिप्लाई है ना। तो अब देखो, होम का रिप्लाई भी आया है, व्हाट का रिप्लाई भी आया है, तो दोनों तो ऑब्जेक्ट ही होता है ना। अभी अभी मैंने कहा कि जब व्हाट या होम के रिप्लाई में दो चीजें आएंगी तो उनको हम ऑब्जेक्ट ही मानेंगे। तो यहां व्हाट के रिप्लाई में आया है ये भी ऑब्जेक्ट, व्हाट के रिप्लाई में आया ये भी ऑब्जेक्ट, ये होम के रिप्लाई में आया है ये भी ऑब्जेक्ट। अब जरा आप समझ लो कि गिफ्टेड जो यहां रखा हुआ है इसके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट की संख्या कितनी है, डबल। एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरी ये है। तो जब डबल ऑब्जेक्ट हम देख ही रहे हैं तो इसका मतलब ये जो ट्रांजिटिव है वो कौन सी है, डाइट्रांजिटिव। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं यहां पे कि ऑब्जेक्ट जो है यहां पे जब भी रखा जाएगा तो वर्ब को ट्रांजिटिव होना चाहिए। मोनोट्रांजिटिव भी हो सकता है, डाइट्रांजिटिव भी हो सकता है। अब आज की जो क्लास है हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। कल वाली जो क्लास होगी इसमें इसी वॉइस चैप्टर को हम थोड़े और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जो है हम बेसिक चीजों को बता रहे हैं, जैसे ही ये चीजें कंप्लीट होंगी आपको भी पता है कि हम इस वॉइस को काफी एडवांस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। उन चीजों के लिए जरूरी है कि हम पहले इनको खत्म कर लें। थैंक यू वेरी मच।